हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। सो बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में, और आज जो हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपके सामने ये 5 लॉ दिख रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस को हम क्यों पढ़ते हैं या फिर ये क्या होते हैं। जैसा कि बच्चों मैंने मेरे पहले लेक्चर में या सेकेंड लेक्चर में बताया था कि प्योर सब्सटेंस जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है एलिमेंट्स और सेकेंड जो होता है कंपाउंड्स। तो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स जब मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि एलिमेंट जो होते हैं वो फिक्स रेशो में होते हैं, फिक्स मास में होते हैं या फिर फिक्स परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। तो वह फिक्स जो अमाउंट होता है या फिक्स परसेंटेज होता है एलिमेंट का, वो मिलकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जिसमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ डेफिनेट proportion, third is law of multiple proportions, fourth is Gay-Lussac's law of gaseous volume and fifth is Avogadro's law। हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लॉ जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? इस लॉ में क्या होता है? कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब किसी भी चीज को सेव करना है। यहाँ पे हमको किसको सेव करना है? मास को सेव करना है, मतलब इस मास को कंजर्व करना है। ड्यूरिंग द प्रोसेस मतलब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, उसमें जो रिएक्टेंट होता है एक साइड में और प्रोडक्ट जो बनता है, उन दोनों का मास जो होगा वह ऑलवेज इक्वल होगा, ना तो यह कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। मतलब मास जो होगा वह कंजर्व होगा। इसी के नाम पे पड़ा है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले ये बता दूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके द्वारा दिया गया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोइन लेवोइसर। एंटोइन लेवोइसर के द्वारा यह लॉ दिया गया था 1789 में। यह लॉ क्या कहता है? इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस देयर इज नो नेट चेंज इन मास ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब फिजिकल या केमिकल चेंजेस के दौरान मास में कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का जो टोटल मास होगा वह प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और यहाँ पे 2 एटम है तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 प्लस 16 इंटू 2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा? 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 44। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट का जो मास है वह प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो गया। यहाँ पे भी 44 आया और यहाँ पे भी 44 आया। तो इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके लिए एंटोइन लेवोइसर ने एक स्टेटमेंट दिया जो है मैटर कैन neither be created nor destroyed। मतलब मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मैटर जितना है, मैटर की जगह हम मास भी यूज कर सकते हैं। मास जितना पहले था रिएक्टेंट में उतना ही प्रोडक्ट में होगा, ना तो यह एक कम होगा ना ही एक ज्यादा होगा। तो यही है हमारा बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? आगे बढ़े हम। हमारा जो सेकेंड लॉ है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट proportions।
लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इस लॉ में क्या होता है बच्चों, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। डेफिनेट को और क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट। यह लॉ जो दिया गया था वह था जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा। इट इज गिवन बाय जोसेफ प्राउस्ट। यह लॉ क्या कहता है, सबसे पहले हम इस लॉ ने क्या स्टेटमेंट दिया था, जोसेफ प्राउस्ट ने हमें क्या स्टेटमेंट दिया था वो लिख लेते हैं। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन exactly the same proportions of element same proportions of elements by weight irrespective of the source। बच्चों मैं समझाती हूँ इस लॉ का क्या मीनिंग है, irrespective of the source। इस लॉ का क्या मीनिंग है, ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट। मतलब कि कोई भी कंपाउंड है उसको हम या तो किसी भी सोर्स, इररेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, मतलब किसी भी कंपाउंड का कोई भी सोर्स हो, या तो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो या फिर कोई भी सोर्स हो, तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा एलिमेंट का वो हमेशा सेम रहेगा। नेचुरल में जो कंपाउंड है उसका जो प्रोपोर्शन रहेगा, उसका जो परसेंटेज रहेगा, वही आर्टिफिशियल में भी रहेगा। हम इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, प्राउस्ट ने वर्क किया था क्यूप्रिक कार्बोनेट के 2 सैंपल पर। प्राउस्ट ने वर्क किया था क्यूप्रिक कार्बोनेट पर। क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, क्यूप्रिक कार्बोनेट का फॉर्मूला है CuCO3। इस पर वर्क किया था, इसके 2 सैंपल पर वर्क किया था। सबसे पहला जो सैंपल था वो था नेचुरल सैंपल, और सेकेंड जो था वो था आर्टिफिशियल या फिर इसको सिंथेटिक भी बोल सकते हैं, जो कि मैन मेड हो या फिर जो बनाया गया हो। और नेचुरल जो होता है वो अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होता है। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट जो है इसमें 3 एलिमेंट है, कॉपर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन का नेचुरल सैंपल में जो परसेंटेज निकला था वो था 51.35 कॉपर का था, कार्बन का जो था 9.74 एंड ऑक्सीजन का जो था 38.91। इसी प्रकार से जोसेफ प्राउस्ट ने आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक जब सैंपल का मेजरमेंट किया या एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन तीनों का जो परसेंटेज है वह सेम नेचुरल सैंपल की तरह ही आता है। मतलब यहाँ पे भी क्या हो गया, 51.35, कार्बन का जब देखा गया 9.74 और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज निकला वो था 38.91। तो इसी को क्या कहते हैं हम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यहाँ पे जो कॉपर था वो 1 था, कार्बन जो था वो 1 था और ऑक्सीजन जो था वो 3 था। मतलब ये 1:1:3 के रेशो में प्रेजेंट था। नेचुरल में देखो तो भी यह इसी रेशो में प्रेजेंट था और आर्टिफिशियल में देखो तो भी यह इसी रेशो में प्रेजेंट था। तो इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की तरफ। थर्ड लॉ जो हमारा था वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। यह लॉ प्रपोज किया गया था डाल्टन के द्वारा इन 1803 में। डाल्टन ने इसे प्रपोज किया था 1803 में। यह
लोग क्या कहता है या इसने डाल्टन ने क्या स्टेटमेंट दिया था। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इफ टू एलिमेंट्स कैन combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of the other element are in a ratio of small whole number। बहुत बड़ा लग रहा है आपको, कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं क्लियर कर देती हूँ कि यह लोग क्या कहना चाहता है। हम एक एक करके समझते हैं। इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर कंबाइन करके मोर देन वन कंपाउंड, एक या एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास, जो एलिमेंट का एक एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट, एक एलिमेंट जो होगा उसका मास तो फिक्स्ड होगा और एक जो होगा उसका चेंज होता रहेगा, आर इन ए सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ, इसका जो रेशो होगा वह सिंपल या स्मॉल होल नंबर के रेशो में होगा। हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है 2 ग्राम और ऑक्सीजन कितना होता है 16 ग्राम, सब लोग जानते ही हैं। हमें वाटर का फॉर्मेशन करना है, तो वाटर का फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन के 2 एटम लिए और ऑक्सीजन का 1 लिया, तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 ग्राम, और यहाँ पे क्या हो गया 16 ग्राम, तो यहाँ पे क्या मिला हमें 18 ग्राम ऑफ वाटर मिला। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके एक तो वाटर बनाते हैं और एक और कंपाउंड बनाते हैं जो है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें क्या होता है बच्चों, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जो होगा वह 2 ग्राम होगा और ऑक्सीजन जो होगा वह 32 ग्राम होगा, क्योंकि यहाँ पे H2 होता है और ये क्या होता है O2 होता है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया है कि इफ 2 एलिमेंट्स, जब 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट हो गए, कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, एक वाटर बना रहे हैं और एक क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास, वन एलिमेंट का मास होगा वह फिक्स्ड होगा एक का, तो और अदर एलिमेंट आर, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वह फिक्स्ड नहीं होगा, आर इन एस रेशो ऑफ स्मॉल होल नंबर, एक तो फिक्स होंगे, हाइड्रोजन जो हो गया वह फिक्स हो गया 2 ग्राम, लेकिन जो एक ऑक्सीजन है हमारे पास वह क्या है, एक में तो 16 ग्राम और एक में है 32 ग्राम, तो इसका जब रेशो निकाला तो क्या हो गया 1:2, तो यह क्या हो गया स्मॉल होल नंबर का रेशो हो गया। 1:2 क्या हो गया, स्मॉल या फिर सिंपल रेशो हो गया 1:2। 1:3 भी क्या हो गया, सिंपल रेशो। 1:1, 1:2, 1:3 या फिर 2:1, 3:1, ये सब क्या होते हैं सिंपल रेशो। 1:7, 7:11 यह सिंपल रेशो नहीं हुआ बच्चों। तो 1:2 सिंपल रेशो की फॉर्म में जो है हमारा एलिमेंट, एक तो फिक्स्ड हो गया और दूसरा जो एलिमेंट है वो है फिक्स्ड रेशो में, तो इसी को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को इतना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहलाता है, एक बार और क्लियर कर देती हूँ। जब 2 एलिमेंट मिलकर कंबाइन होकर मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, यह 2 एलिमेंट हो गए, मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, एक बना रहे हैं वाटर और दूसरा बना रहे हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब
ऐसा होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, एक जो होता है वो तो फिक्स्ड मास में होता है और दूसरा जो होता है उसका जो रेशो होता है वह सिंपल रेशो में होता है। बहुत इजी सा लॉ है, बस इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है लेकिन जो लॉ है वह बहुत इजी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर मैं फोर्थ और फिफ्थ समझाती हूँ आपको। चलो स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ लॉ। हमारा जो फोर्थ लॉ है वो है गे-लुसेक्स लॉ। फोर्थ लॉ है गे-लुसेक लॉ। यह जो लॉ था साइंटिस्ट गे-लुसेक के नाम पे ही पड़ा था और यह लॉ गे-लुसेक के द्वारा दिया गया था और ईयर कौन सा था, 1808 में दिया था। यह लॉ क्या कहता है, गे-लुसेक ने क्या कहा था, व्हेन टू गैसेस combine to form a compound, then their volume are always in a simple ratio। इसमें भी सिंपल रेशो की बात हो रही है बच्चों, पर यह जो लॉ है वह गैसेस के लिए है और इसमें जो देखना है हमें वॉल्यूम के लिए देखना है, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वह सिंपल रेशो में होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास में हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, इसको मैं G लिख देती हूँ ब्रैकेट में। तो जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलेगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, HCl, 2HCl गैस मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो जब हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलती है तो हमें 2HCl मिलता है। तो सॉरी यहाँ पे मैं बताना भूल गई, यह जो लॉ है उसमें कंडीशन है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। यह लॉ ओनली एप्लीकेबल होगा जब टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस है, इसमें कितना मोल है, 1 मोल, क्लोरीन का भी कितना है, 1 मोल, तो यह 2 मोल ऑफ HCl बनाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसमें जो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो रेशो है वह 1:1:2 की फॉर्म में है, मतलब ये जो है वह सिंपल रेशो की फॉर्म में है। एक और एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन गैस है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, वाटर। एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन गैस का वह 100 ml है और ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो है 50 ml। तो वाटर का जो इसमें दे रखा है वो है 100 ml वॉल्यूम। तो ये जो है when two gases combine to form, जब दो गैस कंबाइन होती है टू फॉर्म अ कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, देन देयर वॉल्यूम आर ऑलवेज इन ए सिंपल रेशियो। तो इनके जो वॉल्यूम होंगे वो हमेशा सिंपल रेशियो में होंगे। 100:50 इसको सिंपल रेशियो में लिख सकते हैं 2:1। तो 2:1 भी क्या हो गया, हमारा एक सिंपल रेशियो। तो गे-लुसेक लॉ जो है वो यही कहना चाह रहा है कि जब दो गैस कंबाइन होती है एक कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेम टेम्परेचर होना चाहिए और सेम प्रेशर होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इनका जो वॉल्यूम होता है वो ऑलवेज सिंपल रेशियो में होता है। बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो गे-लुसेक लॉ है उसको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोला जाता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो कि हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ। क्यों बोला जाता है, उसमें भी रेशो की बात की थी हमने। क्यूप्रिक कार्बोनेट लिया था जो कि फिक्स रेशो में था, 1:1:3 के रेशो में, और यहाँ पे भी हम सिंपल रेशो की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें जो है वह हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और गैस के लिए बात कर रहे हैं, और वहाँ पे जो था वह मास की बात हो रही थी। ठीक है बच्चों, यह एक स्पेशल टाइप का लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी
है। यह एक इम्पोर्टेंट बात है, नोट कर लेना इसको। हमारा जो फिफ्थ और लास्ट लॉ है वो है एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ भी उसी साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा था, उसी के नाम पे पढ़ा था, एवोगैड्रो के नाम पे। एवोगैड्रो जो है उसने यह लॉ दिया था 1811 में, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है बच्चों, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर, यहाँ पे भी कंडीशन है बच्चों, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे आपका एवोगैड्रो लॉ बहुत ही सिंपल सा दे रखा है, आपके आगे की चैप्टर में भी एवोगैड्रो लॉ आएगा और बहुत ही डिटेल में आएगा। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि इसने क्या स्टेटमेंट दिया था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। मतलब ऑल गैसेस, कोई भी गैस हो उसका जो वॉल्यूम होगा, इक्वल वॉल्यूम होगा, तो उसका जो मॉलिक्यूल होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो भी इक्वल होंगे। एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं, जैसे कि मेरे पास 100 ml हाइड्रोजन गैस है, 100 ml हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस है। कोई भी गैस हो सकती है ऑल गैसेस के लिए, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सेम होना चाहिए। तो माना कि 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस में मेरे पास जो मॉलिक्यूल के नंबर है वो है x मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम हमको सेम रखना है, तो 100 ml ऑफ क्लोरीन गैस ले ली हमने, तो क्लोरीन गैस के लिए भी हमारे पास जो मॉलिक्यूल जो होंगे वह होंगे x मॉलिक्यूल। समझ में आया बच्चों मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब इक्वल वॉल्यूम जब होगा ऑल गैसेस के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी हो गई, तो उसके लिए भी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे वो इक्वल होंगे। यहाँ पे अगर मैंने 50 ml के लिए ले लिया, वॉल्यूम हाफ कर लिया, मतलब यहाँ पे भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, x/2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। समझ में आया बच्चों ये लोग क्या कहना चाह रहा है, वॉल्यूम जब इक्वल होगा ऑल गैसेस के लिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो भी सेम होंगे या इक्वल होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है फिफ्थ लॉ, और आज हमने 5 बेसिक केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ पढ़े हैं, और आप लोगों को आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो लेक्चर पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डाल्टन्स थ्योरी। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू।